या इस तरह की जो इम्यूनिटी उनको दी गई है सरकार की ओर से, ये उसका असर है। बहरहाल जो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है देश की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। और चुनाव प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सरकार को चुनने के लिए एक सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है इन सारे आरोपों के बीच में। बहरहाल इधर राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हैं, भगीरथपुरा, जहां पिछले दिनों गंदा पानी पीने से, इंदौर जैसे साफ शहर में जो दावा किया जाता है वहाँ गंदा पानी पीने से तमाम कई लोगों की जान चली गई थी। वहाँ उनसे मिलने गए, लेकिन उसको लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ, उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ मिलेंगे, पीड़ितों से भी, अस्पताल भी जाएंगे, चूँकि कई सारे लोग अभी भी वहाँ इलाज चल रहा है, कई लोगों की जान चली गई और कई दिनों तक गंदा पानी वहाँ सप्लाई होता रहा। उसके बाद ये पता लगा कि देश के तमाम शहरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस भगीरथपुरा में इतने लोगों की जान चली गई, वहाँ भी काफ़ी दिनों से उसकी शिकायत हो रही थी। वो वहाँ के स्थानीय सभासद और बीजेपी के तमाम नेता ही कह रहे थे, बहुत चर्चा में रहा। लेकिन अब वहाँ जब राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो उस वक्त भी जो लोग, राजनीतिक दलों के लोग उनसे मिलने जा रहे थे, सिंपैथी जताने जा रहे थे, तब भी रोका गया। और बीजेपी की सरकारों में ये बहुत आम बात है कि विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से नहीं मिलने दिया जाता। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी हम लोग देखे और कई बार देख चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये कई बार हो चुका है कि उनको मिलने नहीं दिया था। आज भी उनको मिलने जाना था और तो उस पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ये राहुल गांधी के वहाँ मिलने पर। हालांकि जो बीजेपी की नेता हैं और लोकसभा अध्यक्ष रहीं सुमित्रा ताई महाजन, कई बार सांसद रही इंदौर से, वो कहनी कि भाई इनको आने देना चाहिए, विपक्ष का काम है, हम भी तो विपक्ष में रह के ही जनता की बात करते हुए सत्ता तक पहुँचे हैं, तो उनको भी अपना अधिकार है। लेकिन कौन सुमित्रा ताई की सुने बीजेपी में? नक्काल खाने में तूती की आवाज़ जो है तो वो कौन सुनेगा इस समय सुमित्रा ताई को। बहरहाल राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हैं और इंदौर उनके पहुंचने पर काफ़ी ज़्यादा बवाल समीर जी मचा हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरह से रोकने की कोशिश हो रही थी उसको लेकर सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आखिर क्या मकसद क्या है रोकने का। राहुल गांधी संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो वहाँ मिलने जा रहे हैं, क्यों उनको पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है? और चूंकि सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले ही पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सांसदों को और यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी के मंत्री को रोक दिया गया, अमलेंदु जी। तो ये कई बार होता है बीजेपी शासित राज्यों में कि वहाँ पीड़ित परिवारों से लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाता। हालांकि बाद में मिलती है, परमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि ये संवैधानिक उनका हक है, उनका भी और पीड़ित परिवार का भी, कि किसी से वो मिले। लेकिन रोकने की कोशिश होती है केवल ये दिखाने के लिए कि आपकी मानसिकता क्या है। सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को क्या कह रहे हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी पीड़ितों के आंसू पूछने जा रहे हैं, उस इंदौर में जा रहे हैं जहां आपके 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, और जहां मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जहां भारतीय जनता पार्टी को आप सब कुछ देते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आपको पानी में जहर देती है, जहरीला पानी देती है, लोगों की मौत होती है। उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी सड़क से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, संसद तक उन पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए इंदौर जा रहे हैं। और आज पीड़ितों से मिल करके उनका हालचाल भी लेंगे और जो उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और पीड़ितों को भी समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें जहर क्यों दे रही है। तो ये पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है? लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं इंदौर और पीड़ितों से मिलेंगे, वहां भगीरथपुरा जाएंगे, किस तरीके से वहां क्या कुछ हुआ वो उसका जायजा लेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, राज्य सरकार, वो वहां उनको नहीं जाने दे रही है। और इंदौर के जो वहां पर जिस जगह ये भगीरथपुरा में ये घटना हुई थी, वहां के जो विधायक हैं वो हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय शहरी विकास मंत्री भी हैं, जिनके में ये सारी व्यवस्था है, और वो इंदौर के मेयर भी रह चुके हैं। तो उनके रहते हुए ये सारी व्यवस्थाएं, और उन्हीं की अपनी पार्टी का सभासद कह रहा है कि पिछले 6 महीने से शिकायत की जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। पर विपक्ष के नेता को वहां जाने से रोका जा रहा है। विपक्ष के नेता को जाने से रोका जा रहा है। और
मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पीड़ितों के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, वो विजुअल हम लोग दिखा सकते हैं। अभी तुरंत इस समय वहाँ मुलाकात उनकी हो रही है, वो विजुअल आ गए हैं हम लोगों के पास, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं, वहाँ हो रही है। लेकिन इसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएँ जो हैं समीर जी, वो आ रही हैं कि राहुल गांधी को वहाँ उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। और जाना चाहिए था वहाँ तो प्रधानमंत्री तो गए नहीं, तो राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो भाई आपको राहुल गांधी के जाने से क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का अगर ज़मीर नहीं जागा, प्रधानमंत्री की अगर संवेदना नहीं जागी, तो इसके लिए राहुल गांधी दोषी थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री की संवेदना जो है देश के नागरिकों के प्रति नहीं है। बहरहाल इस पर ये तस्वीरें हैं, वहाँ राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, पीड़ित परिवारों से। जीतू पटवारी भी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और वहाँ उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं। और लेकिन वहाँ जाने से रोकने की पूरी कोशिश की सरकार ने कि पहुँचने न पाए। और इस बीच राहुल गांधी पहुँचे हैं इंदौर में, भगीरथपुरा में। वहाँ पीड़ित परिवारों से, यानी जिनके घर में लोगों की जान गई है, उन परिवारों से वहाँ वो मुलाकात कर रहे हैं। और इधर जो मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष हैं उमंग सिंह घार, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर सरकार की आलोचना की है, और क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनते हैं। जो इंदौर में घटना घटी है, उस परिवार के साथ मिलके संवेदना व्यक्त करना, और साथ में ये घटना के कारण क्या रहा है, राहुल गांधी जी खुद भी ग्राउंड पे आके चीजें समझना चाहते हैं। और निश्चित तौर से इंदौर के लिए ये घटना एक कलंक है। और संविधान में जिस प्रकार से अधिकार है कि हमें एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए, नगर निगम की जवाबदारी है, क्यों नहीं मिल पा रहा। इन्हीं सब बातों को लेके मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का दौरा है, नेता प्रतिपक्ष जी का। और निश्चित तौर से इंदौर को किस प्रकार से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी किस प्रकार से मिले, इसको लेके कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करेगी, जो हम लगातार कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है। तो वहाँ उमंग सिंघार थे, नेता प्रतिपक्ष। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले की, वहाँ मुलाकात कर रहे हैं भगीरथपुरा में, इंदौर के भगीरथपुरा में, जहाँ गंदा पानी पीने से लोगों की जान चली गई थी। और ये वो पीड़ित परिवार हैं जिनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हैं, और जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है उसको भी सुनते हैं। तो ये मुलाकातों की ये तस्वीर है। लेकिन राहुल गांधी को वहाँ जाने से रोकने की पूरी कोशिश सरकार ने की, लेकिन उन कोशिशों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, तो आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा अनुमति देने के लिए। और यहाँ तक कि जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि सुमित्रा महाजन, जो लंबे समय तक इंदौर की सांसद रहीं भारतीय जनता पार्टी की, बाद में स्पीकर भी रहीं, मेयर भी वहाँ पर रहीं, उन्होंने भी इसको लेकर कहा, आपत्ति जताई कि आखिर राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है। बहरहाल जीतू पटवारी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंदौर का दौरा है, किस तरह का ये दौरा रहेगा? ऐसा है कि 25-24 लोगों की मौत हो गई जहरीले पानी से। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। 25 साल की सरकार है, 25 साल की नगर निगम है, 35 साल का सांसद है, एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सके और मौतें हुई। और उस वेदना को अगर ये समझ नहीं सकते हैं तो राहुल जी समझेंगे। और मैं समझता हूँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने, और जैसा भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के नए भारत में पीने का पानी नहीं दे सके, उसका तो देश में सवाल होने चाहिए। तो बहुत गंभीर सवाल है कि साफ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, और देश में सबसे साफ शहर होने का दावा किया जाता है, वहाँ पानी पीने से लोग मर रहे हैं। और जब उन पीड़ितों के पास लोग जा रहे हैं संवेदना प्रकट करने, तो उनको जाने से रोका जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनको संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं तो उनको संवेदना प्रकट करने से रोका जा रहा है, आम जनता से मुलाकात करने से रोका जा रहा है, ताकि और बातें खुलकर सामने ना आने पाए कि वहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं पीने के पानी को लेकर। इससे रोकने की कोशिश हो रही है। ये राहुल गांधी को रोकने की जो कोशिश है, ये कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं समीर जी। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की इस भगीरथपुरा के दौरे को लेकर अपनी बात कही है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और क्यों रोक रही है सरकार, इस पर उन्होंने भी सवाल उठाया। मुलाकात वो करेंगे,
किस तरह से इस विजिट को आप देखते हैं और जिस तरह से गंदे पानी से लोगों की मृत्यु हो जाना, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण समस्या बनी हुई है, कैसे आप देखते हैं? पहली बात तो यह है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के नाम से अनेक बार पूरे देश भर में उन्होंने इनाम लिया है भारत सरकार से, लेकिन दिया तले अंधेरा। जहां सबसे स्वच्छ शहर का इनाम लिया, वहीं सबसे गंदा पानी पिलाने का भी रिकॉर्ड इंदौर के नाम आ गया है। और इंदौर जैसे बहुत सुंदर शहर को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसमें दर्जनों लोग बीमार पड़े, कितने लोगों की जानें चली गई। और ऐसे दुख की घड़ी में वहाँ के जो मंत्री हैं हास्यास्पद बयान देते रहे हैं, वो बेहद निंदनीय हैं। बल्कि वो तो जले में नमक छिड़कने जैसा था वहाँ के मंत्रियों और सरकार के लोगों का जो रवैया है। ऐसे समय में राहुल जी का वहाँ जाना और पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा करना निश्चित रूप से एक मानवीय पहलू है। और राहुल गांधी जी अक्सर हमेशा जो पीड़ित व्यक्ति हैं, परिवार हैं, समाज है, उसके साथ खड़े होते हैं। असम की तो ये वहाँ पर पीड़ित परिवारों से मिलने जाने क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सरकार पर है कि क्या सरकार लोगों को साफ पानी नहीं दे सकती है। पेयजल के लिए इतनी बड़ी योजना सरकार चला रही है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उस आम लोगों को वहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, पानी पीकर लोग मर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। सवाल सरकार पर कई तरीके के हैं, न केवल बीजेपी की राज्य सरकारों पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी। कांग्रेस पार्टी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और किस तरीके से सरकार की विदेश नीति को लेकर घेरा है सरकार को, और सरकार की विदेश नीति पर कई सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर इनका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। कई सारे मसले हैं, उनमें एक नया मसला भी आया है, लेकिन कांग्रेस की इस ट्वीट को देखते हैं जिनमें कई सवाल पूछे गए हैं सरकार से, और देखते हैं उनका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन सवाल पूछना विपक्ष का काम है, वो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। लिखा है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम है इंस्पायर्ड गैबिट रखा गया है। मोदी के अमेरिका जाने के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका के सैन्य अधिकारी कह रहे थे पाकिस्तान हमारा खास सहयोगी है। ट्रंप बार बार भारतीयों के हत्यारे फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते रहते हैं और अब पाकिस्तान के साथ सैनिक ट्रेनिंग, अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल है, खुद को विश्व गुरु बताने वाले मोदी चुप क्यों हैं? आंखों से लेजर वाली रील बनवाने वाले एस जयशंकर कहां गायब हैं? कूदकर आगे आगे फोटो खिंचवाने का क्या फायदा हुआ? आगे बढ़कर गले लगने, बिना बात के हंसने का क्या फायदा हुआ? आखिर विश्व पटल पर भारत अलग थलग क्यों हो गया है? ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब अमेरिका और पाकिस्तान एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। चीन पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़ा ही रहा, उसके साथ में रहा। भारत की विदेश नीति किधर जा रही है, कैसे संचालित हो रही है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका के हिसाब से चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से चल रही है? हाँ, बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही अब भारत की विदेश नीति तय कर रहे हैं। चूंकि समीजी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो ईरान में चाबहार पोर्ट था, उस पर लगभग 180 मिलियन डॉलर का जो है खर्च करने के बाद भारत वहाँ से बाहर हो रहा है। और चूंकि वो अमेरिका ने 120 मिलियन, चूंकि भारत उस पर जो टैरिफ लगाए हैं ईरान के साथ व्यापार करने पर, और ट्रंप के दबाव के आगे भारत वहाँ से बाहर हो रहा है। हालांकि अभी पुष्ट खबरें नहीं है, उसका कहना है जो हमारा विदेश मंत्रालय है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और हम संपर्क में हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के संपर्क में 26 अप्रैल तक का समय है, आपको बाहर हो जाना पड़ेगा, फिर समय है। तो मतलब आप संपर्क में, तो यही है कि भाई माफ़ कर दो, क्या ये कह रहे हैं आप संपर्क में हैं? तो स्पष्ट वो भी बयान नहीं है कि हम वहाँ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ तो कहना चाहिए था कि जो तुम्हें करना कर लो, हम तो वहाँ करेंगे, हमने वहाँ निवेश किया है। तो आप इतना बड़ा निवेश वहाँ छोड़कर वहाँ से चले आएंगे ट्रंप दादा के कहने से।
माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के कहने से आप वहाँ $120 मिलियन का निवेश जो है वो छोड़कर चले आएंगे। बिल्कुल, $120 मिलियन यानी कि लगभग 1100 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए हैं भारत सरकार ने, और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मिडिल से जो सेंट्रल एशिया है, उसके बाद यूरोप है, वहां बिना पाकिस्तान गए वहां आप जा सकते हैं। कई सारे उसके फायदे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए थे जब इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अब वहां से खबरें आ रही हैं कि भारत अपने हाथ खींच रहा है, यानी पीछे हट रहा है। पीछे हटेगा, जाहिर सी बात है आपको ये पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के दबाव में हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर सरकार इसका जवाब दे कि क्या ये सही है, और अगर ऐसा है तो ये क्यों किया जा रहा है, किसके दबाव में किया जा रहा है। उधर रूस से तेल खरीदना भारत ने वैसे ही कम कर दिया है, क्योंकि वहां भी अमेरिका का दबाव था। तो ये अमेरिका के दबाव में इस तरह से देश के हित के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता, और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं। और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते हैं? तो ये क्यों अमेरिका के दबाव में, अमेरिका को खुश करने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे खुश करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के फैसले लेते हैं। तो आखिर सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। समीर जी, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रंप को कोई जवाब क्यों नहीं देते, और ट्रंप जो कहता है उसके आगे झुकते क्यों चले जा रहे हैं। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं, पूरी तरीके से खामोश हैं, और प्रधानमंत्री इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप के दबाव जिस तरीके से पड़ रहे हैं। ट्रंप 70 बार तो कह चुके कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया उन्होंने, तो ये वो कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी की तरफ से जो इस पर कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो ये जो अभी इसको कांग्रेस ने जो ट्वीट किया समीर जी, पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का चल रहा है सैन्य गठबंधन, उसको लेकर जयराम रमेश ने भी एक और ट्वीट किया है। और जयराम रमेश ने क्या क्या लिखा है वो भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जयराम रमेश लिख रहे हैं कि खुद को विश्वगुरु बताने और शेखी बघारने वाली डिप्लोमेसी को एक और झटका लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी अभी एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने इंस्पायर्ड गैम्बल नाम का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है। जून 2025 में तत्कालीन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी लड़ाई में शानदार पार्टनर बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं भी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रति अपनी मुखर प्रशंसा बार बार व्यक्त कर चुके हैं, जिनके भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाले बयानों की तत्काल पृष्ठभूमि में ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले हुए थे। ठीक कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप किया था। और
कई बार कह चुके हैं, लगभग 70 बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसके अलावा भी ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आक्षेप लगा चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इन सब बातों पर, इन सब आरोपों पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के दबाव में अगर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे भारत को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए वो जवाबदेही, वो जिम्मेदारी किस पर है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये जवाबदेही आखिर किसकी है? अगर भारत का नुकसान हो रहा है आपकी डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती की वजह से, तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपको लेनी पड़ेगी। आप उससे बचकर तो नहीं निकल सकते। और चाबहार पोर्ट से अगर आप बाहर आ रहे हैं तो उसकी जवाबदेही भी आपकी होगी। अब अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो कर रहा है समझौता जो है इनके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ये किसकी कमजोरी कही जाएगी? ये साफ तौर पे कमजोरी जो है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही जाएगी। भारत सरकार तो काम तब करे जब मोदी जी भारत सरकार को काम करने दें। क्योंकि मोदी सरकार है तो मोदी सरकार खुद काम की जाती, भारत सरकार को तो काम करने नहीं देती मोदी सरकार। तो मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लें इस सब की, अपनी रणनीति की। भाई आपकी दोस्ती जो है वो नवाज शरीफ से भी है और आपकी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से भी है ना। और उसके बाद फिर यहाँ जो है वो पहलगाम भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, वो भी आप जो है कहते हैं कि हमने रोक दिया। हम ऑपरेशन सिंदूर कर रही है भारतीय सेना और उसके रोकने का ऐलान करते हैं ट्रंप करते हैं। पहले ट्रंप करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ घोषणा की जाती है। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और हमारे सैन्य अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसने घुटने टेक दिए, वरना सेना तो और आगे बढ़ने। चीफ ने तो कहा कि आर्मी भी तैयार बैठी हुई, आर्मी भी तैयार बैठी हुई थी। तो अगर आर्मी भी तैयार बैठी हुई थी तो उसको रोका किसने? आर्मी को। जाहिर सी बात है कि आर्मी अपने आप तो कोई फैसला लेगी नहीं। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वही फैसला लेगा। तो पॉलिटिकल नेतृत्व ने फैसला नहीं लिया और इसीलिए हमारी सेना को नुकसान हुआ, ये आरोप भी लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आरोप लग रहे हैं सरकार की तमाम नीतियों को लेकर और विदेश नीति पर खास तौर पर किस तरीके से वो एक विफल विदेश नीति का नमूना है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन इधर जो चुनावी नतीजे हैं वो सरकार के पक्ष में आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे चुनाव आयोग है। एक संजय राउत ने थोड़ी देर पहले एक और बयान दिया है, वो भी हम सुनते हैं। उसमें बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है देखते हैं उन्हें। और उस आरोपों को लेकर कोई ना तो चुनाव आयोग की ओर से कोई बयान आता है, सफाई दी जाती है, और ना ही सरकार की ओर से चर्चा भी अगर होती है संसद में भी, वहां भी वो उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं जो वास्तव में पूछे गए रहते हैं। चर्चा होती है कि आज क्या हो रहा है, तो बताया जाता है कि 1947 और 1950 के दशक में क्या हुआ। हाँ, मतलब 50 में और 49 में क्या हुआ, और गनीमत है 50 और 49 तक रुकते, 1857 तक नहीं पहुँचते। वरना ये भी कह सकते हैं 1857 में क्या होता था, आज क्या हो रहा है देख लो। कितनी तरक्की मोदी जी ने कर ली है 1857 से, है ना। 1000 साल पहले की बातें की जाती हैं। 1000 पहले महमूद गजनबी सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया था, तो उसका जश्न मनाया जा रहा है। यानी मंदिर लूट के ले गया गजनबी, उसका जश्न मना रहे हैं मोदी जी। गजब राजनीति है भाई। और पंडे भी बने जा रहे हैं हिंदू धर्म के, स्वयंभू पंडे। कोई माने या ना माने, लेकिन मोदी जी पंडा बने जा रहे हैं, लगा के ललाट पे जो है वो त्रिपुंज लगाकर, और पतंग में हनुमान जी को उड़ाए दे रहे हैं। खैर, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। बहुत गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसलिए जरूरी है उनकी बातों को सुनना, क्या कुछ कह रहे हैं। और सवाल यह है कि इन सब बातों पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है। तो उसका जवाब पप्पू यादव ने दिया है, और जवाब उसका यह है कि उनको इस तरह की इम्यूनिटी मिली है कानून से कि उनके खिलाफ आगे कुछ होगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि कोई भी जो अगर गलत काम करेगा, संविधान के खिलाफ काम करेगा, तो सरकार बदलेगी, तो उसको उसका नतीजा, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। बहरहाल पहले संजय राउत को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जो फाइनल टैली आई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है एमएनएस ने अगर थोड़ा जोर लगाया होता तो नंबर कुछ अलग हो जाते? बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी
बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। किसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो गया? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ये चुनाव आयोग की वजह से नहीं ये आंकड़ा आया है, यानी जो हार हुई है, लेकिन मजबूती के साथ वहां पर है और बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि हम तख्ता पलट कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं, हम तख्ता पलट कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, और जब चाहें तब कर सकते हैं, और इनको मुंबई बेचने नहीं देंगे। 105 हम वहाँ बैठे हुए हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो हम इनको बेचने नहीं देंगे मुंबई को। ये संजय राउत साफ चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं। और समीर जी, अडानी का मसला जो है उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। धारावी हार गए और अडानी के साथ गलवैया जो कर रहे थे चचा भतीजे, वो भी हार गए, बुरी तरीके से हार गए। हालांकि अब एक ही उसमें टेम्पू में बैठ के जो है, टेम्पू या इलेक्ट्रिक कार है जो भी है, उसमें बैठकर दोनों चचा भतीजे जो हैं वो अब घूम रहे हैं। और मतलब जो वो हैं रोहित पवार, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और अजीत पवार और वो शरद पवार जो है वो एक ही गाड़ी में टहल रहे हैं। समीर जी, ये है बिल्कुल। और इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो निर्दलीय सांसद हैं उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने उस बीएलओ का, राजस्थान के उस बीएलओ का वीडियो पोस्ट करते हुए बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से एसआईआर के नाम पर बीएलओस पर दबाव बना रहा है चुनाव आयोग। और ये लिखा है उन्होंने कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, क्या यही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ कीर्ति कुमार का ये बयान अत्यंत गंभीर और